नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो सेकेंड सेशन चल रहा है उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है, जो चौथा वीडियो है ये। इसमें आपको 81 to 105 तक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 शुरू करते हैं। संपत्ति में समर्थित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती हो या अनिश्चित घटना का घटित होना, ऑप्शन ए संभावित हो जाता है, ऑप्शन बी असंभव हो जाता है, ऑप्शन सी अधिसंभव हो जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी असंभव हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 का 82 ओके। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती शर्त, ऑप्शन बी उत्तरवर्ती शर्त, ऑप्शन सी संप्रेषक शर्त, ऑप्शन डी पूर्ववर्ती में उत्तरवर्ती दोनों शर्त। ओके, क्वेश्चन 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ववर्ती शर्त एवं उत्तरवर्ती दोनों शर्तें टीपीए के सेक्शन 25 में आता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 25 शर्त अंतरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त एवं सांप्रेषिक शर्त तीनों सम्मिलित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 ख को खेत का पटाई शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। ऑप्शन ए पट्टा 0 है, ऑप्शन बी 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जा सकता है, ऑप्शन सी पट्टा दिया जा सकता है, ऑप्शन डी सशर्त अंतरण हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पट्टा 0 है। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 25 के अनुसार संपत्ति अंतरण से सृष्ट और कृषि शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो या संविदा विधि की धारा 23 में उल्लिखित किसी स्थिति में आती है। इस समस्या में शर्त की पूर्ति असंभव होने के कारण पट्टा 0 है। दृष्टांत ए, ये टीपीए के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 ए अपने भतीजा बी को 5,000 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पिता का परित्याग करता है। यह अंतरण ऑप्शन ए शून्यकरणीय है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी वैध है, ऑप्शन डी परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह 0 है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 84 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 ख को 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि क की पुत्री ग से विवाह करेगा। अंतरण के दिन ग की मृत्यु हो जाती है या अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25, धारा 25 जो कि सशर्त अंतरण से संबंधित है उसी का इलस्ट्रेशन है। 25 का इलस्ट्रेशन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 86 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए अंतरण अवरोध करने वाले शर्त धारा 9 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ऑप्शन शाश्वतता के विरुद्ध नियम सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी सशर्त अंतरण धारा 25 के अंतर्गत आता था। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतरण अवरोध करने वाले शर्त धारा 9 में नहीं है। अंतरण करने वाले शर्त धारा 9 में होकर धारा 10 में आता है। ओके, जबकि धारा 9 में मौखिक अंतरण से संबंधित प्रावधान है। ओके, धारा 9 में मौखिक अंतरण से संबंधित प्रावधान है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सशर्त अंतरण धारा 24 में है, ऑप्शन बी निहित हित 19 में है, ऑप्शन सी समर्थित हित 21 में है, ऑप्शन डी शाश्वतता के विरुद्ध नियम सेक्शन 14 में। ओके, डी तो 87 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी सशर्त अंतरण धारा 24 में ना होकर के यह 25 में है। ठीक, जबकि निहित हित 19 में है, समर्थित हित 21 में है और शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह धारा 14 के अंतर्गत आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 के चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्हित होने के विरोध में है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन ए में आता है धारा 27 और 28, ऑप्शन बी में आता है धारा 30 और 31, ऑप्शन सी में आता है धारा 32 और 33, ऑप्शन डी में आता है धारा 26 और 29। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके,
इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 26 संपत्ति अंतरण में अधिरोपित पूर्वगामी शर्त के पूर्ति तथा धारा 29 उत्तरवर्ती शर्त की पूर्ति से संबंधित है। ये दोनों धाराएं विधि व्यवसाय के इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधि किसी हित के शीघ्र निहित होने से सहायक होता है तथा हित के निर्हित या समर्पण होने को हतोत्साहित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। एक्स इस शर्त पर वाई को 5,000 रुपये अंकित करता है कि वह ए, बी और सी की सहमति से विवाह करेगा। वाई ए, बी और सी की सहमति के बिना विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उनकी सहमति अभिप्राप्त कर लेता है। वाई ने शर्त ऑप्शन ए पूरी कर ली, ऑप्शन बी पूरी नहीं की, ऑप्शन सी शर्त अनुपालन किया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी, यानी वह पूरी नहीं किया शर्त। और शादी से पहले ये शर्त रखा गया है कि उसकी अनुमति से शादी करे और उसका पालन नहीं करके पहले शादी कर लेते उसके बाद उसे अनुमति प्राप्त किया जाता है, तो यह शर्त का अनुपालन नहीं होता है। ओके, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। प्रसंगत मामला संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 के इलस्ट्रेशन डी है। ओके, 26 सेक्शन का इलस्ट्रेशन बी के अंतर्गत ये आता है। ओके, यानी ख। इसके अनुसार जहाँ के संपत्ति अंतरण के निबंध कोई ऐसे शर्त अधिरोपित करता है जिससे पहले कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में हित प्राप्त कर सके, वह यदि उस शर्त का सार्थ अनुपालन कर दिया है तो यह समझा जाएगा कि उसकी पूर्ति कर दी गई है। दिए गए प्रश्न में वाई ने ए, बी और सी की सहमति के बिना विवाह करके एक्स द्वारा 500 रुपये इससे अंकित किए जाने के समय लगाई गई शर्त का सार्थ अनुपालन न करके पूरा नहीं किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। अ 5,000 रुपया ब को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह स, द और ई की सम्मति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, स और द की सम्मति से ब विवाह करता है। यह समझा जाएगा ऑप्शन ए ब ने शर्त पूरी की है, ऑप्शन बी ब ने शर्त पूरी नहीं की है, ऑप्शन सी शर्त शून्य हो गया है और ऑप्शन डी शर्त अवैध हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी शर्त अवैध हो गया है। ओके, जैसा कि उपरोक्त इलस्ट्रेशन था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 खत्म। 91 देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क 5,000 रुपये ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग, घ और च की स्वीकृति पर विवाह करेगा। च की मृत्यु हो जाती है, ख, ग और घ की सहमति से विवाह कर लेता है। ऑप्शन ए विवाह वैध है, ऑप्शन बी विवाह अवैध है, ऑप्शन सी विवाह शून्य करणीय है, ऑप्शन डी विवाह शून्य है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 लोग विवाह क्या है वैध है। ओके, यदि 4 लोग हैं, ठीक, ये शर्त है कि उसके अनुमति पर कोई शादी करेगा और 4 में से कोई 1 लोग मर गया तो 3 लोग की अनुमति से वो शादी कर लेता तो माना जाएगा कि जो चौथा लोग था जिसकी मृत्यु हो गई उसकी भी सहमति थी। ओके, सीधे विवाह वैध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब शर्त का ऑप्शन ए भागता अनुपालन कर दिया जाता है, ऑप्शन बी यथावत अनुपालन कर दिया जाता है, यथावत यानी कठोरता से पालन किया जाता है, ऑप्शन सी सार्थता पालन किया जाता है, ऑप्शन डी पूर्णतः अनुपालन कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्थता अनुपालन कर दिया गया हो, यानी अंशतः अनुपालन कर लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। निम्न में से कौन सी कथन गलत है? नीचे दिए गए जो 4 कथन उनमें से कोई एक कथन गलत है, उसी कथन को सेलेक्ट करना है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। ओके, ऑप्शन ए एक फॉर्म बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का त्याजन न करे तो सी को अंतरित करता है। बी अपने जीवन पर्यंत फॉर्म की हकदार है मानो कोई शर्त अंतः स्थापित ही नहीं था। ओके, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी ए 50,000 रुपये बी कोई शर्त प्रदर्शित करता है कि वह सी, डी और ई की सहमति से विवाह करे। बी क्या करता है? सी, डी एवं ई की सहमति के बिना विवाह कर लेता है, किंतु विवाह के पश्चात उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है। यह समझा जाएगा कि शर्त का अनुपालन कर दिया गया है क्योंकि इसका शर्त पालन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, एक जीवित व्यक्ति वर्तमान में अथवा भविष्य में स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, निहित हित कब्जा भी प्राप्त करने से पहले अंतरीति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का सही यानी मतलब जो गलत है
कौन सा कथन गलत है? वो कथन है ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ये लिखा गया है कि ए क्या करता है, 50,000 रुपये उसको इस शर्त पर दिया जाएगा ए को, यदि वह बी यदि सी डी और ई की सहमति से शादी करेगा। ठीक, बी को इस शर्त पर देता है, ए बी को 50,000 रुपये इस शर्त पर देगा कि वह सी डी और ई की सहमति से विवाह करेगा। लेकिन क्या करता है, बी सी डी और ई की सहमति में शादी कर लेता है और बाद में उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है। तो यह क्या हुआ, शर्त का अनुपालन नहीं हुआ, इसीलिए क्या होगा, यह कथन गलत है। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, शर्त का सार्थक पालन कर दिया गया है। ठीक है, जबकि यह क्या है, गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 की हो गया, 94 की ओर आते हैं। और इस शर्त पर कि आ की मृत्यु के पश्चात वह 3 माह के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा ब को, और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करे तो स को 50,000 रुपये अंतरित करता है। अ के जीवन काल में ब की मृत्यु हो जाती है। स के विधिक अधिकारी का निश्चय करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी दर लागू होगी? ओके, ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 27। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 27। ओके, इसका इलस्ट्रेशन व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 27 के दृष्टांत दीप ए पर प्रस्तुत समस्या है। जो 94 का जो समस्या है यह इलस्ट्रेशन पर बेस्ड है, जो धारा 27 का इलस्ट्रेशन नंबर ए है। ओके, यह उपबंध करता है कि धारा 27 के अंतर्गत जो है, यह धारा 27 यह उपबंधित करती है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृजित किया जाता है और उसी संविभाग द्वारा उसी निहित का कोई परतर व्ययन उस अंतरण के अधीन पूर्ववर्ती व्ययन के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है, वहाँ पूर्ववर्ती व्ययन की निष्फलता पर परतर व्ययन प्रभावी हो जाएगा, यद्यपि वह निष्फलता अंतरण द्वारा अनुज्ञात प्रकार से न हुई हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 95। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत तोरण के सिद्धांत पर आधारित उपबंध यानी तोरण का सिद्धांत किस सेक्शन पे बेस्ड है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 30। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तोरण का सिद्धांत है ऑप्शन नंबर, तोरण का जो सिद्धांत है टीपीए के सेक्शन 27 पे बेस्ड है। ओके, उसके बाद हम 96 की ओर चले। अब 500 रुपये ब को उसके प्राप्त व्यय यानी वयस्क होने या विवाह करने पर उसके दिए जाने के लिए इस संबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि ब अप्राप्त व्यय ही मर जाए या स की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपया द को मिलेगा। ब केवल 17 वर्ष की आयु में और स की सम्मति के बिना विवाह करता है। 500 रुपये किसको मिलेगा? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी द को मिलेगा, या ए ब स या द किसको मिलेगा? ओके, क्वेश्चन 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह पैसा 500 रुपया किसको मिलेगा? द को मिलेगा। ओके, ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर व्ययन विधि मान्य न हो तो पूर्ववर्ती व्ययन पर उसका ऑप्शन ए प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी अंशतः प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन डी न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि परतर यानी पश्चातवर्ती व्ययन विधि मान्य न हो तो पूर्ववर्ती व्ययन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण स्वरूप का एक फर्म ख को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का वितेजन न करे तो ग को अंतरित करता है। ख अपने जीवन पर्यंत फर्म की ऐसे हकदार है मानो कोई शर्त अंतः स्थापित नहीं की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में वर्णन किया गया? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 36। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन जो है, निर्वाचन सिद्धांत है क्या है? टीपीए के सेक्शन 35 पर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि ऐसे व्यक्ति जो लिखित का लाभ ले रहा है उसे ऑप्शन ए भार वहन अवश्य करना चाहिए, ऑप्शन बी भार वहन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी भार चुनाव का विषय नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या करें? भार अवश्य वहन करना चाहिए, भार वहन अवश्य करना चाहिए। ओके,
100 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 35 निम्न किस पर लागू हुआ? ऑप्शन ए चल संपत्ति पर लागू होती है, ऑप्शन बी अचल संपत्ति पर लागू होता है, ऑप्शन सी सभी प्रकार संपत्ति पर लागू होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी धारा 35 के है जो किस पर लागू होता है, तो ये क्या होता है? उपयुक्त सभी पर लागू होता है। उपयुक्त सभी कहने का मतलब अचल संपत्ति और चल संपत्ति पर सभी प्रकार की संपत्ति पर भी यह लागू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित दस्तावेज का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अधिभार को भी वहन करना पड़ेगा? ऑप्शन ए सेक्शन 35, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी हो गया 32। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, धारा 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम काशी का जो वाद है किस पर अग्र निर्णय है? किस सेक्शन पर या फिर किस सिद्धांत पर या फिर किस सिद्धांत पर है? क्या निर्देशक वाद है? ठीक, तो ऑप्शन ए सस्वता के विरुद्ध नियम, ऑप्शन बी मोचन के सामने, ऑप्शन सी चुनाव का सिद्धांत, ऑप्शन डी अतिधारण का सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चुनाव का सिद्धांत है, जो कि मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम काशी बनाम गुलाम काशी का जो वाद है किससे संबंधित है? तो चुनाव के सिद्धांत से संबंधित। ठीक, से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया चुनाव का सिद्धांत। ओके, 103 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निर्वाचन सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, ऑप्शन बी एक संविभार, ऑप्शन सी लाभ दान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। यानी निर्वाचन के सिद्धांत संपत्ति के निर्वाचन का जो आवश्यक तत्व है वह संपत्ति का अनधिकृत अंतरण होना चाहिए। एक ऑप्शन बी क्या है कि लाभ, एक संविभार होना चाहिए। ठीक, और क्या लाभ का दान होना चाहिए। ओके, उपयुक्त सभी सही है 103 का। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में निर्वाचन का आवश्यक तत्व है। ठीक, संपत्ति का अनधिकृत अंतरण निर्वाचन का क्या आवश्यक तत्व है? पहला संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, ऑप्शन बी एक पक्षकार को कोई लाभ, ऑप्शन हो गया दूसरा। ठीक है, तीसरा हो गया अंतरण अनुगृहित भी हो सकता है। ठीक, और क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक या एक से अधिक संविभार सम्मिलित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 चलते हैं। चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी चुनाव का सिद्धांत किस धर्म पर लागू होता है? सभी धर्म पर लागू होता है, हिंदू मुस्लिम या ईसाई हो या धर्म पर लागू होता है। ठीक, ये किस बाद में कहा गया था? सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के बाद में कहा गया था कि टीपीए होगा हिंदू मुस्लिम ईसाई पर भी लागू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन मामलों में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए अंतरण की स्थिति से 1 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी चुनाव के लिए मांग, ऑप्शन सी विपरीत उद्योग, ऑप्शन सी हो गया विपरीत उद्देश्य, ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। जो निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक, निर्वाचन का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो अंतरण की तिथि से 1 वर्ष। ठीक, इस पे ये लागू नहीं होता है। धारा 100 क्वेश्चन नंबर 105 सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि निर्वाचन का सिद्धांत अंतरण की तिथि से 1 वर्ष इस पर लागू नहीं होता है बीच आने पर। ओके, चयन किया था इस पर लागू नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 आज के सेशन में यही अंतिम क्वेश्चन था। आपको इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।